तो अनुपात और समानुपात में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा समानुपात पर आधारित अब प्रश्न देखते हैं। तो ये कुछ सिंपल प्रश्न है। तो समानुपात, जाहिर सी बात है, अगर हमें x अनुपात y, ये डबल बिंदी जो होता है ये समानुपात का होता है, w अनुपात z। तो इसका मतलब क्या होता है, x बटे y इज इक्वल टू w बाई z। ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि यहाँ पे 9 तथा 16 का मध्य समानुपात ज्ञात करने बोला है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों पे सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ y है तो ये भी y है। तो इसका जो है वो निकलेगा डायरेक्ट हमारा √9 इंटू 16 कर देंगे तो हमारा जो है मध्य समानुपात निकल जाएगा। तो वो कैसे, देखिए यहाँ से ये दोनों बटे में हुआ तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा y। तो अब इस y को ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं इधर और इस z को इधर, तो x z इज इक्वल टू y इंटू वाई हो जाएगा। तो ये x z इज इक्वल टू y का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो इसी तरह से डायरेक्ट हमारा जो ये हो गया, जो बीच का एक है ये हमारा दोनों सेम है तो ये मध्य समानुपात हो जाता है। तो इस तरह दोनों का अंडर रूट कर देने पर हमारा डायरेक्ट उसका मध्य समानुपात निकल जाएगा। तो देखिए इसका जैसे निकालते हैं तो 9 का कितना होता है, 3 तिया 9 और 16 का 4, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12। तो ये इसका हमारा आंसर है सीधा सीधा। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, ये y था, ये w। अब इसमें क्या बोला है, 6, 10, 21 का चतुर्थ समानुपाती, मतलब कि ये x हमारा 6 है, ये y 10 है और ये 21 जो है w। तो हमें चौथा नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा ये दोनों बीच का इंटू कर देना है, गुणा, और जो बचेगा उसका भाग दे देना है। 10 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, जो आएगा वो हमारा चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। तो भाग देते हैं, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21, तो 7 पंचे 35। तो ये हमारा 35 हमारा चतुर्थ समानुपाती है। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही देखना है, चतुर्थ बोला है मतलब लास्ट वाला है, तो ये दोनों का गुणा कर देना है, इससे भाग दे देना है सीधा सीधा वहीं पे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते साथ हमारा उसका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 12, 3 और 4 का द्वितीय समानुपाती। द्वितीय मतलब ये पहला है तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। तो द्वितीय मतलब हमें ये वाला टर्म निकालना है। तो पहला क्या दिया हुआ है 12, दूसरा नहीं पता, तीसरा दिया हुआ है 3, चौथा क्या दिया हुआ है 4। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बीच का एक दोनों का ये नहीं पता, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देंगे और जो बचेगा उसका भाग दे देंगे। तो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। हमारा जो द्वितीय समानुपाती है वो डायरेक्ट इस तरह से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन पे ही देख के सॉल्व करना है तो द्वितीय समानुपाती बोला है मतलब यहाँ बीच का होगा, तो ये दोनों का गुणा होता अगर चतुर्थ दिया होता तो इन दोनों का नहीं होगा, इन दोनों का होगा और इससे भाग देंगे सीधा सीधा। तो इस तरह से जो ये सिंपल समानुपात के क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होते हैं। अब थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, तो हीरे की कीमत
उसके भार के वर्ग का समानुपात है। ये लाइन अगर समझ गए तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि 90 कैरेट के हीरे को 3 भागों के अनुपात 2:3:4 में तोड़ा जाए तो हीरे की नई कीमत और पुरानी कीमत का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, भार के वर्ग का समानुपात। इसका मतलब क्या हो गया, जो भार है, ठीक है, इसके वर्ग का समानुपात क्या है, हमारा कीमत। ठीक है, ये है कीमत, ये समानुपात का निशान है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितना है, 90 कैरेट सोना है, ये हीरा है 90 कैरेट। ठीक है, और इसको कितने भागों में काटा गया है, 3 भागों में। क्या है अनुपात, 2:3:4। ठीक है, तो ये भाग है और ये 90 कैरेट है। तो हमें क्या करना है, पहले 1 कैरेट का निकालना है। तो इन तीनों को यहाँ से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 4 9। तो 9 इकाई हमारे पास टोटल हीरा है। तो 9 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है, 90 कैरेट। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 90/9। ये नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 कैरेट। तो 1 इकाई का हमें पता चल गया 10 कैरेट है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा भार है। तो भार हमारा निकल गया, तो भार को यहाँ पे 10 × 10, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कीमत। ठीक है, तो कितना हो गया ये 100। तो ये क्या है, हमारा पुराना कीमत। तो अब इसी तरह से नई कीमत निकालना है। तो नई कीमत में क्या है, 3 अलग अलग टुकड़ों में इसको काट दिया गया है। ठीक है, 3 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया गया है, ये हो गया हमारा पुरानी कीमत। ठीक है, तो अब 3 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया गया है, मतलब 2 हमारा पहला टुकड़ा है तो इसके भार का वर्ग प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4, तो हमारा निकल जाएगा नई कीमत। तो नई कीमत क्या हो जाएगी, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं, तो 16 4 20 9 29 इज इक्वल टू नई कीमत। तो हमें बोला क्या है, नई कीमत और पुरानी कीमत का वर्ग निकालने बोला है, नई कीमत और पुरानी कीमत का अनुपात निकालने बोला है। तो डायरेक्ट हम ये नई कीमत 29 अनुपात पुरानी कीमत ये 100, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब लिखना आपको समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से अनुपात देख के और टोटल ये देख के, इसको टोटल करके इस पर डिवाइड कर दिए तो 10 निकल गया, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट हमें 100 पता चल जाएगा पुराना, और फिर इसका यहीं पे स्क्वायर करके अलग अलग इसको जोड़ देंगे तो वो नया निकल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, तो वो भी देखिए ज़रूर। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति एक नौकर को 1 साल के लिए काम पर रखता है। वह उसे 3000 रुपये और एक कमीज देने का वादा करता है। नौकर 8 महीने बाद कार्य छोड़कर चला जाता है।
तो आदमी उसे 1800 रुपये तथा एक कमीज देता है। तो कमीज की कीमत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले वीडियो पुश करिए, उसके बाद इसे बना के देखिए, अगर ना बने तब फिर आगे देखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो देखो, एक व्यक्ति एक नौकर को 1 साल के लिए काम पे रखता है। ठीक है, तो 1 साल जो है वो क्या हो गया, 12 महीने होता है। ठीक है, तो उसे क्या करता है, 3000 रुपये और एक कमीज देता है। तो 1 साल के लिए रखता है और क्या करता है, 3000 रुपये प्लस एक कमीज देने का वादा करता है। पर वो क्या करता है, 8 महीने रहता है। ठीक है, सिर्फ 8 महीने। आठ महीने काम करता है, फिर उसके बाद उसकी जो भी परेशानी होगी वो छोड़ कर चला जाता है। तो जो मालिक है वो क्या करता है, उसको 1800 रुपये देता है 8 महीने के लिए और एक कमीज देता है। ठीक है, तो अभी उसको नहीं लिखता। अभी देखो, अभी 12 महीने में उसको मिलना कितना था, 3000 और एक कमीज। ठीक है, तो अब हम इसको 8 महीने के लिए निकालेंगे। तो पहले 1 महीने के लिए, तो 1 महीने का निकालने के लिए इस 12 का इन दोनों में भाग दे देना है सीधा सीधा। तो 1/12, 3000 प्लस कमीज। अब 8 महीने के लिए क्या करेंगे, इस 8 का इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 8/12 हो जाएगा, 3000 प्लस कमीज। ठीक है, तो अब इन दोनों को काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। अब इसको अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ पे 2/3 गुणित 3000 प्लस 2/3 कमीज। तो ये कितना हो गया, एक बार में कटा, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो इसको हटा के मैं यहाँ से 2000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 8 महीने में उसे मालिक को, नौकर को जो 2000 रुपये देना था और कमीज का 2/3 हिस्सा देना था। ठीक है, तो अब उस मालिक ने क्या किया, उसे 1800 रुपये दिए। 1800 रुपये दिए और पूरा कमीज दिया। पूरा कमीज दिया। ठीक है, तो देखो कमीज पूरा दिया मतलब कमीज का अभी एक हिस्सा हमें इसमें नहीं है, तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, अगर इसमें मैं 1/3 कमीज जोड़ूंगा तब ये हमारा पूरा कमीज बनेगा। ये सिर्फ 2/3 भाग था उस कमीज का, लेकिन कपड़े को तो भाग में बांट के दिया नहीं जा सकता, तो इसलिए उसे कमीज पूरा दे दिया गया। लेकिन इस पैसे में वो इस जो कमीज का हिस्सा 1/3 का हिस्सा है वो काट कर देता है। ठीक है, तो जो इस 1/3 कमीज का हिस्सा है वो इस 2000 में जितना कम हुआ है वो उस कमीज का 1/3 का पैसा काटता है। तो कितना कटा है, 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये कटा है 1/3 कमीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/3 कमीज
बराबर 200 रुपये। तो एक कमीज, इस 3 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो पूरा कमीज हो जाएगा। पूरा कमीज इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600। तो ये 600 हमारे पूरे एक कमीज का प्राइस है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते थे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करने लगोगे तो ये सारे सवाल जल्द से जल्द बन जाएंगे। तो एक इसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो, जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा एक मेस है। एक मेस के खर्च का कुछ हिस्सा जो है स्थायी है और कुछ हिस्सा जो है अस्थायी है। यदि 5 विद्यार्थियों का कुल खर्च 1050 रुपये है तथा 8 विद्यार्थियों का कुल खर्च जो है 1200 रुपये है, तो मेस में 15 विद्यार्थियों का औसत खर्च हमें ज्ञात करने बोला है। 15 विद्यार्थियों का कुल खर्च नहीं, औसत खर्च, ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या करते हैं, देखो हमें 5 विद्यार्थियों का कुल खर्च दिया हुआ है, मतलब स्थायी प्लस अस्थायी मिला के ये हो गया 1050। ठीक है, तो ये 5 जो विद्यार्थी हैं ये अस्थायी हैं, उसके साथ स्थायी जुड़ा हुआ है, उसका टोटल खर्च दिया हुआ है हमें 1050। इसी तरह दूसरा 8 विद्यार्थियों का टोटल खर्च बोल दिया गया है, तो स्थायी प्लस 8 अस्थायी बराबर होंगे 1200 रुपये। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुके हैं। तो इस पहले वाले में मैं इसको माइनस करूँ, ठीक है, इसको घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये स्थायी स्थायी कैंसिल हो गया और यहाँ 8 से 5 गया तो 3 बचेगा, 3 अस्थायी। तो 1200 में से 1000 गया तो 200, 200 में से 50 गया तो 150। तो अस्थायी, एक अस्थायी का खर्च हमारा हो जाएगा 150/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। तो एक अस्थायी का खर्च 50 रुपये है। तो इस 50 को किसी भी एक इक्वेशन पे रख देते हैं, सिंपल सा। तो मान लीजिए मैं पहले वाले पे रखता हूँ। तो एक का ये 50 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 पंचे 25, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये 5 अस्थायी का है और स्थायी प्लस, तो ये कितना है 1050। अब इस 250 को यहाँ से हटा के इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो ये -250 हो जाएगा। तो हमारा जो स्थायी का खर्च है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं तो 50 50 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8।
तो 800 रुपये हमारा स्थायी खर्च है, मतलब वो हमेशा हर महीने होना ही है। उसके बाद जो विद्यार्थी आते हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो अब हमें 15 विद्यार्थियों का औसत खर्च निकालने बोला है, ठीक है। तो देखो 15 विद्यार्थियों का औसत खर्च, तो 15 विद्यार्थी का पहले कुल खर्च निकलेगा। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा, तो ये 800 रुपये स्थायी प्लस 15 गुणित 50 ये अस्थायी का खर्च है, ठीक है। तो 800 प्लस 15 पंचे 75 750, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 मतलब 1550। टोटल खर्च 15 विद्यार्थियों का 1550। तो हमें क्या बोला है, औसत खर्च बोला है। तो औसत निकालने के लिए हमें इस 15 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 15 एकम 15 कैंसिल, 0 लिए 5 फिर 0, 15 तिया 45, तो 5 बचा, फिर दशमलव, फिर 0, 15 तिया, इस तरह से जो हमारा औसत निकल के आएगा वो है 103.3 रुपये। 15 विद्यार्थियों का जो हमारा औसत खर्च है वो 103 रुपये 33 पैसे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है।